नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी हम दुखियारे जन्म के। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए हम दुखियारे जन्म के। बुआ जी, सौम्या ने धीरे से आवाज दी। क्या है बेटे? मेरी छोटी बहन से मिलना चाहेंगी? तुम्हारी बहन से? क्यों नहीं? वह आई हुई है क्या? नहीं, स्काइप पे। स्काइप पे? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अरे वो कंप्यूटर में फोटो दिखती है ना, वो। मम्मी जी, आप चलेंगी? सौम्या ने सहम कर पूछा। सास की नींद में खलल डालने का उसका अपराध बोध चेहरे पर झलक रहा था। नहीं, तुम सुनीता को ले जाओ, कहते हुए भाभी ने फिर चादर सिर पर से ओढ़ ली। सुनीता के पीछे पीछे चलकर मैंने बड़े संकोच के साथ उसके बेडरूम में प्रवेश किया। बस अभी 2:30 बजे आई होगी, सौम्या ने कहा। तुम्हारी बहन तो अमेरिका में है ना? वहाँ तो अभी रात होगी। हाँ, पर दिन में वे लोग ऑफिस में होते हैं ना। सुबह शाम का टाइम सूट करता है, पर इत्मीनान से बात नहीं हो पाती। आज मेरा ऑफ था ना, इसलिए अभी बुलाया है। मम्मी भी आजकल वही है ना, दिव्या की डिलीवरी के लिए गई हुई है। ठीक 2:30 बजे उसने कंप्यूटर ऑन किया। थोड़ी देर में स्क्रीन पर उसकी बहन, माँ और छोटी बच्ची दिखाई दी। मम्मी, ये हमारी बुआ जी हैं, नासिक से आई हैं। उसकी माँ ने नमस्ते की, मैंने भी की। फिर बहन ने हाय हेलो की, बच्ची को प्यार दिया। वह इससे ज़्यादा कुछ न कर सकी। यह सब कुछ मेरे लिए इतना नया था कि खुलकर बात न कर सकी। कुछ देर बाद मैंने कहा, सौम्या, मैं चलती हूँ, तुम लोग आराम से बात करो। कहो तो छोटू को ले जाऊँ? नहीं, वह भी गुड़िया से बात करेगा। हो गई बात? कमरे में पांव देते ही भाभी ने पूछा। बात क्या करनी थी, बस दुआ सलाम हो गई, कुशल क्षेम पूछ लिया बस। ज़्यादा बोलने की मुझे प्रैक्टिस थोड़ी ही है। उसने इतने प्यार से बुलाया इसलिए चली गई। पर भाभी, सौम्या की माँ कितनी यंग लगती हैं ना। लगता ही नहीं कि दो दो बेटियां ब्याह चुकी हैं। सौम्या की शादी में देखा था, वैसी की वैसी हैं। यंग क्यों नहीं लगेंगी? सारी जिम्मेदारियों से फुर्सत जो हो गई हैं। दोनों बेटियां ब्याह गईं, अब आराम ही आराम है। आराम कहाँ भाभी, जिम्मेदारियां कभी खत्म होती हैं क्या? अब बेटी की डिलीवरी के लिए उतनी दूर जाना पड़ा कि नहीं? तो उनकी गांठ से क्या गया? दोनों ओर का टिकट दामाद ने बनवाया, अब ससुर का भी बनवाएगा। वे भी 2 महीने तफरीह कराएंगे। बात सिर्फ पैसे की नहीं है। 6 महीने घर से दूर रहना हंसी खेल नहीं है, वह भी पति को छोड़कर। और वहाँ कोई नौकर चाकर थोड़े ही होते हैं, सब काम हाथ से करना पड़ता है। बच्चे को भी संभालो और काम भी करो, मजाक नहीं है। वहाँ हर काम मशीन से होता है, पर मशीन चलानी तो पड़ती है। उत्तर में भाभी ने मुंह बिचका दिया। उसी समय सौम्या चाय के लिए पूछने आई। उसे देखकर भाभी एकदम सकपका गई। उन्हें प्रकृतिस्थ करने के लिए मैंने सौम्या से कहा, मैं अभी भाभी से कह रही थी कि तुम्हारी माँ कितनी यंग लगती हैं। लगता ही नहीं कि दो दो बेटियां ब्याह चुकी हैं। बुआ जी, आप मेरी मौसी को देखिएगा। कहने को मम्मी की बड़ी बहन है, पर हम लोगों की बड़ी बहन लगती हैं। लगेंगी क्यों नहीं? उस शरीर ने झेला ही क्या है, न बाल न बच्चा। बच्चे होते हैं तो शरीर छींचता है। बच्चे पालना कोई हंसी खेल नहीं है। स्वाभाविक ही था कि सौम्या को यह टिप्पणी अच्छी नहीं लगी। वह चुपचाप चाय बनाने चली गई। भाभी का कहना जारी था, दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर हैं, ढेर सारा कमाते हैं और मस्त रहते हैं। ऐसा नहीं है भाभी, निसंतान होना अपने आप में एक बड़ा दुख है। ऐसे में कोई मस्त कैसे रह सकता है? अरे ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। आजकल बच्चे होना न होना सब बराबर है। किसी के बच्चे पास नहीं रहते, सब विदेश भाग जाते हैं। देश में भी रहते हैं तो अलग गृहस्थी बसा लेते हैं। माँ बाप को कोई नहीं पूछता। कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो भाभी। तुम्हारा इकलौता होनहार बेटा
देश तो क्या, शहर छोड़कर भी नहीं गया है। बीबी बच्चे के साथ तुम्हारे पास तुम्हारे घर में ही रह रहा है। क्या पता कितने दिन रहेगा, भाभी ने उसास भरकर कहा। वह छुटकी जब से ब्याह कर विदेश गई है, इन लोगों को बराबर बुला रही है। वह तो शशांक के आगे बस नहीं चलता, नहीं तो सौम्या तो कब से तैयार बैठी है। शशांक भी उसकी जिद को कब तक टाल पाएगा, देखते हैं। मैं तो परेशान हो गई। कोई कितनी नकारात्मक सोच रख सकता है। भाभी इसकी जिंदा मिसाल होती जा रही है। दूसरे दिन दफ्तर जाते हुए सौम्या ने किंसुक को भाभी की गोद में दे दिया। माँ जब तक नजर आती रही, बच्चा खिन खिन करता रहा। बाद में चुपचाप दादी की गोद में दुबक गया। मैंने कहा, भाभी इन लोगों को अब एक आया रख लेनी चाहिए। आपकी उम्र थोड़े ही है बच्चे पालने की। भाभी बोली, आया रख लेगी तो सास का क्या अचार डालेगी। सुनकर मैं तो दंग रह गई। मुझे सौम्या से यह आशा नहीं थी। मैं तो उसे बहुत सुलझी हुई लड़की समझती थी। पर क्या पता, मनुष्य का असली स्वभाव तो साथ रहने पर ही समझ में आता है। एक मन हुआ कि उसे अकेले में थोड़ा समझाऊं, पर दूसरे ही क्षण यह विचार त्याग दिया। 4 दिन के लिए आई हूँ, क्यों बुरी मनूं। पर शाम को जब भाई साहब दफ्तर से लौटे और बच्चे को उनकी गोद में देकर भाभी चाय बनाने चली गई, तो मैंने कहा, भाई साहब ये दोनों इतना कमाते हैं, बच्चे के लिए एक आया क्यों नहीं रखते हैं। भाभी की उम्र है क्या बच्चे पालने की। तुम्हें क्या लगता है इस घर में आया कभी रखी ही नहीं गई। कम से कम आधा दर्जन हो चुकी हैं। कभी चोरी कभी मोहजोरी का आरोप लगाकर सबको भगा दिया गया है। बात सच हो या झूठ, हमें तो घर के व्यक्ति का ही पक्ष लेना पड़ेगा ना। बार बार आया बदलने से बच्चा उनसे हिल नहीं पाता, दादी से चिपका रहता है। फिर उसे कुछ और काम बताए जाते हैं। कुछ तो लिहाज के मारे ये बेगार कर देती हैं, कुछ साफ मुकर जाती हैं। फिर उनकी छुट्टी। चाय आ गई और भाई साहब ने बात बदल दी। बोले, मैं पिछले वर्ष कैलाश मानसरोवर गया था ना, वहाँ की बड़ी सुंदर तस्वीरें हैं। कमरे में आओ, तुम्हें दिखाता हूँ। भाई साहब शायद भूल गए थे कि वे तस्वीरें मुझे भेज चुके हैं, या हो सकता है इसी बहाने वे मुझे कमरे में बुलाना चाहते हों। मैंने बहस नहीं की और चुपचाप उनके पीछे चल दी। भाभी छोटू को लेकर बगीचे में चली गई। कमरे में आते ही भाई साहब बोले, सुनीता तुम आई हो तो मैं चाहता हूँ कि अपनी भाभी को कुछ समझाओ। बड़ा अजीब स्वभाव होता जा रहा है। अभी मैंने तुम्हें आया की बात बताई। वो घर में मिसरानी को महरी को भी टिकने नहीं देती। इतनी चकचक मचाती हैं कि वो भाग खड़ी होती हैं। आप कुछ कहते क्यों नहीं। मैं 1-2 बार मैंने आया का पक्ष लिया तो उसने मेरे चरित्र पर ही लांछन लगा दिया। अब तुम ही बताओ, इस उम्र में बेटे बहू के सामने यह सब सुनना अच्छा लगता है। तब से मैंने बोलना ही बंद कर दिया। मैं चुप रही, कहती भी क्या। वे ही आगे बोले, तंग आकर शशांक अब रसोई के लिए एक महाराज ही ले आया है। दबंग आदमी है, अपने काम से काम रखता है। तुम्हारी भाभी मन ही मन उससे डरती है, ज़्यादा नहीं बोलती। वैसे भी शशांक ने अल्टीमेटम दे रखा है कि अब अगर इसे हटाया तो हम तीनों होटल से खाना मंगवाएंगे। आप अपनी पसंद का बनाकर खाती रहना। मुझे भी लग रहा था कि भाभी थोड़ी साइकिक हो गई हैं। शायद शशांक के विदेश जाने का डर उनके मन में बैठ गया हो। वह तो अभी कहीं नहीं जा रहा, पर अगर इनका यही दस्तूर रहा तो तंग आकर एक दिन जरूर चला जाएगा, और मैं उसे दोष भी नहीं दूंगा। काम वाली बाइयों के बारे में भाई साहब जो कह रहे थे, उसका प्रमाण मुझे 2-3 दिन बाद ही मिल गया। हम दोनों दोपहर में अपने अपने बिस्तर पर लेटी बतिया रही थी कि महरी दबदबाती हुई कमरे में दाखिल हुई। अम्मा जी, ये रोज रोज का तमाशा है। अरे धीरे बोल, बच्चा जाग जाएगा। पहले आप मेरी बात का जवाब दो। परसों साबुनदानी के नीचे 10 का नोट था, आपने कहा रख कर भूल गई थी। आज छोटू की जेब में ये 5 का नोट निकला है। किसी ने दिया होगा। 5 का नोट। अम्मा जी, हमें बेवकूफ़ समझती हो क्या। 5 का नोट आजकल हम जैसे गरीब गुरबा भी लेते देते नहीं हैं। कोई आपके बच्चे को 5 रुपया देगा। तू कहना क्या चाहती है। यही कि इस तरह हमें परचना बंद करो
अरे पिछले जन्म में ऐसे ही काम किए होंगे जो आज आप लोगन के जूठे बर्तन धो रहे हैं। इस जन्म में भी वही करेंगे तो हमारी क्या गति होगी। अपने काम के प्रति वितृष्णा और विवशता उसके शब्दों से झलक रही थी। अम्मा जी, आपको रखना हो तो रखो, नहीं तो मना कर दो, पर चोरी चकारी का इल्जाम लगाकर भगाओगी तो ठीक नहीं होगा। हाँ, भाभी कुछ कहने को हुई तो मैंने उन्हें चुप कर दिया और महरी से कहा, ठीक है भाई, जाओ अपना काम करो। वह बड़बड़ाती हुई चली गई। जब वह आवाज़ की जद से बाहर हो गई तो मैंने भाभी से कहा, भाभी क्यों इन छोटे लोगों के मुंह लगती हो? घर की बड़ी हो, बड़ों की तरह रहो। भाभी ने तुरंत आंसू से पल्लू छुआया और करवट बदल ली। फिर जैसे अपने आप से बोली, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है, तभी तो नौकर चाकर तक आंख दिखाते हैं। मैं तो सोच में पड़ गई, भाभी ये सब किसे सुना रही थी, मुझे, या कि यह बस एक जनरल स्टेटमेंट था? कुछ भी हो, मैं पूरा दिन बहुत बेचैन रही। मुझे डर लग रहा था कि आज रात जरूर महाभारत होगा। कल को महरी की छुट्टी कर दी जाएगी, फिर नए सिरे से काम वाली की खोज शुरू हो जाएगी। पर वैसा कुछ नहीं हुआ। शिकायत करना तो दूर, भाभी ने उस बात का जिक्र तक नहीं किया। मुझे सचमुच आश्चर्य हो रहा था। मैंने सुबह भाई साहब को यह किस्सा सुनाया तो बोले, तुम गवाह के रूप में वहाँ मौजूद थी ना, वो उल्टे सीधे इल्जाम कैसे लगा सकती थी, इसलिए चुप बनी रही। कुछ देर वे भी चुप रहे, फिर एकाएक बोले, आइडिया क्या? तुम्हारे यहाँ होने का कुछ फ़ायदा उठा लेते हैं। कैसे? एक आया ढूंढ लाते हैं, तुम्हारी देख रेख में उसकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और परीक्षा भी। मुझे उम्मीद है कि तुम भाभी और आया दोनों फ्रंट ठीक से संभाल लोगी। आया को अच्छे से ब्रीफ कर देना, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके पास छोड़ना ताकि वह हिल जाए। एक बार ठीक से सेटल हो जाएगी तो शायद थोड़े दिन चल जाएगी, नहीं तो क्या? नहीं तो मुझे अच्छी खासी वकालत छोड़कर अंपायरिंग करने के लिए घर बैठना पड़ेगा। सौम्या को भी यह आइडिया बहुत पसंद आया। बोली, बुआ जी, ऐसा हो जाएगा तो सचमुच मैं एकदम निश्चिंत हो जाऊंगी। आप नहीं जानती, जितनी देर बाहर रहती हूँ मन यहीं रखा रहता है। इसीलिए हमने बच्चा देर से प्लान किया था कि एक बार ठीक से सेटल हो जाए फिर सोचेंगे, पर अब लगता है गलती हो गई। ऐसे नहीं कहते बेटे, बच्चे के बिना गृहस्थी कोई गृहस्थी है। अगले साल तो उसे प्ले स्कूल भेजना ही है। हो सका तो डे केयर में भी रख दूंगी, पर बच्चा कम से कम 2-3 साल तो घर में रहे। पर मम्मी जी, शी इज़ बिकमिंग इम्पॉसिबल। दरअसल भाभी इस समय बड़ी विचित्र मन स्थिति से गुजर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि गृहस्थी की बागडोर उनके हाथ से छूटी जा रही है और वे किसी तरह उसे थामे रखना चाहती हैं। किसी न किसी बहाने वे अपना अस्तित्व महसूस करवाना चाहती हैं। उन्हें यह भी डर है कि किसी दिन तुम लोग विदेश चले जाओगे, इसीलिए शायद बच्चे को अपने से अलग नहीं करना चाहती। इसका उपाय क्या है बुआ जी? कुछ नहीं, उनके ईगो को सहलाते रहो बस। दूसरे दिन खाने की मेज पर सौम्या ने घोषणा की, कल एजेंसी से एक नई आया आ रही है, ट्रेंड है, बाकी आप देख लेना। बुआ जी, आप यहाँ हैं तब तक उसे ठीक से जांच परख लें, विश्वसनीय होनी चाहिए। क्या होता है कि अनजान औरत को घर में छोड़कर मम्मी टॉयलेट भी नहीं जा पाती। पर मैं पूछती हूँ, आया की ज़रूरत ही क्या है? बच्चा तुम्हारा पल तो रहा है ना? या मुझ पर विश्वास नहीं है? ये जो तुम्हारी बगल में बैठा है ना, इसे भी मैंने ही बड़ा किया है और अपने दम पर किया है। कोई नौकर आया नहीं थे मेरे पास। तब की बात और थी मम्मी जी। एक तो आप हाउसवाइफ थी, दूसरे आपकी उम्र भी कम थी। अब इस उम्र में भाभी, सौम्या ठीक कहती है, अपने बच्चे पालना सरल है क्योंकि तब हम में दमखम होता है, पर बच्चों के बच्चे पालने में सांस फूल जाती है। सब कामों के लिए नौकर रख लो और हमें मिट्टी के लोंदे की तरह एक कोने में पटक दो। कोने में क्यों बैठेंगी आप? आप तो सुपरवाइज करेंगी, घर की मालकिन हैं आप। लोग बाग ठीक से काम करते हैं या नहीं,
यह तो आप ही को देखना है, हमारी औकात ही क्या है। ऐसा मत कहिए मम्मी जी, आप ही के भरोसे तो मैं निश्चिंत होकर काम पर जाती हूँ। मैं अपनी साथ वालियों को देखती हूँ ना, कैसी गिरती पड़ती काम पर आती हैं। किसी का बच्चा झूला घर में है तो किसी का डे केयर में, स्कूल से सीधे वहीं पहुँचता है। किसी के बच्चे पड़ोस से चाबी लेकर अपने से दरवाज़ा खोलते हैं, अपने से खाना खाते हैं। सबको मुझसे ईर्ष्या होती है, कहती हैं कितनी भाग्यवान है तू, न घर की फिक्र है न बच्चे की। हमें देख 24 घंटे भागम भाग मची रहती है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। उसकी बातों से भाभी का चेहरा थोड़ा खिला खिला सा लगा। फिर शशांक ने भी 2-4 मज़ेदार बातें की तो वातावरण तनाव मुक्त हो गया। मैंने मन में कहा, प्रभु यह माहौल ऐसा ही बनाए रखना। खाना खाने के बाद भाई साहब और भाभी पान खाने चले गए। मुझसे भी कहा था, पर टीवी का बहाना करके मैं घर पर ही बनी रही। सोचा घर में तो इन दोनों को एकांत मिलता नहीं है, बाहर निकलेंगे तो थोड़ा एक दूसरे की कह सुन लेंगे। घूम कर लौटी तो मेरा पान पकड़ाते हुए भाभी फुसफुसाकर बोली, बहू रानी की बातें सुनी? हाँ, तुम्हारी कितनी तारीफ कर रही थी। इस लल्लो चप्पो का मतलब समझती हो ना? अभी बच्चा छोटा है, उसे एकदम नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए मेरी खुशामद हो रही है। मैं ना रहूं तो नौकरी चाकरी सब धरी रह जाएगी, एक दिन भी गाड़ी नहीं चल पाएगी। वह बेचारी भी तो यही कह रही थी। ऐसी बेचारी भी नहीं है वो, भाभी ने तुनक कर कहा। जितनी जमीन के ऊपर है उतनी ही अंदर है, समझी? अब किसी के मन में क्या है यह कौन जानता है भाभी। बोलचाल में व्यवहार में सौम्य है, शालीन है, इसलिए मुझे तुम्हारी बहू बहुत प्यारी लगती है। उसके मीठे बोलों पर ही तो सब रीझते हैं, भाभी ने कसैले स्वर में कहा। तुम्हारे भाई साहब को तो ऐसा पटा लिया है कि क्या बताऊं, उसके खिलाफ वे एक शब्द नहीं सुनते। मैं चुप हो गई, बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, पर मन ही मन सोच में पड़ गई थी। भाभी को यह कैसा मानसिक रोग लग गया है, दिन भर बैठे बैठे अपने काल्पनिक दुखों को सहलाती रहती हैं, निरंतर एक शिकायती मुद्रा में जीवन के सहज और सरल सुखों को नकार रही हैं। इस विकृति का अंत कहाँ होगा, कैसा होगा? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।